नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर रियल एस्टेट विद मनवीर में। मैं आपका दोस्त मनवीर सिंह हूँ। आज एक नए वीडियो के साथ में आपके बीच में आया हूँ। इस बार वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि अब जब काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना ही पड़ता है। तो फैमिली के साथ निकल गए थे घूमने, वापसी आए तो थोड़ी तबीयत नासाज हो गई। अब आजकल तबीयत का ऐसा चल रहा है कि जुकाम भी हो जाए तो टेंशन हो जाती है कि भाई कहीं कोरोना ना हो गया हो, तो इसलिए प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं। खुद को अंदर बंद करना पड़ता है, ना केवल अपने लिए बल्कि अपने ऑब्वियसली ऐसे लोगों के लिए जिन्हें आप प्रेम करते हैं। तो भैया बंद हो गए, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया इस बार। पर आज मैं आपके लिए फिर से एक नया चीज़ लेके आया हूँ, जिसके लिए हम जाने जाते हैं रियल एस्टेट के अंदर। ऐसी प्रॉपर्टी जो जनरली आपको ऑनलाइन या नॉर्मल डीलर से आपको या रियल एस्टेट के बंदों से नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल ट्रेंड हो गया कि लोग आजकल उतनी मेहनत पड़ना पसंद नहीं करते। वो ऑनलाइन बैठ जाते हैं, किसी क्लाइंट का फ़ोन आ गया तो लिया भैया, ऑनलाइन बैठ गए, ऑनलाइन चीज़ें निकाल ली, मिल गया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ और देख लेंगे। बट हमारी कंपनी में आपको जैसा पता ही है कि हम लोग तो हर चीज़ को पहले विज़िट करते हैं, उसके समझते हैं, उसका आकलन करते हैं, फिर आपके पास लेके आते हैं। तो वो सब करने के बाद में आज मैं आपके पास में आया हूँ फिर से। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा आज आउटडोर लेके चलते हैं, आउटडोर आपसे बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते रास्ता भी थोड़ा सा कट जाएगा और आपसे मुखातिब भी होते रहेंगे। बेटिया ने कॉफ़ी बना के दी है। थोड़े बच्चे अगर इस कहते हैं ना, बच्चे छोटे होने का मज़ा अलग है, और बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए, रिस्पॉन्सिबल हो जाए, तो उसका भी मज़ा अलग है। बेटे कहा डैडा कॉफ़ी लेके जाओ, लंबा सफ़र है, एंजॉय करते जाना। तो चीयर्स। गौतम बुद्ध नगर की बड़ी खासियतें हैं। शानदार इसके अंदर कनेक्टिविटी बनाई हुई है, बड़ी सुंदर ग्रीनरी होती है। अथॉरिटी ध्यान रखती है हर इस बात का कि अगर कोई एक्सप्रेसवे बन रहा है तो उसके साथ में जो है वो सर्विस लेन बनाएंगे, उसके बाद में सेक्टर रोड बनाएंगे। तो इन छोटी छोटी बारीकियों का बड़ा ध्यान रखती है अथॉरिटी। अभी जो है हम वो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, जो बेसिकली कनेक्टिंग रोड है बिटवीन दिल्ली टू ग्रेटर नोएडा। यहाँ पर भी आज के टाइम पे काफ़ी रश हो गया है, व्हीकल्स काफ़ी हैं, तो आराम आराम से चलते हैं। हमें तो कहीं जाने की जल्दी नहीं है, पर कई बार मैं सोचता हूँ कि दुनिया में इन लोगों को जल्दी किस बात की है। लोग इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं। लेन ड्राइविंग तो आप भूल ही जाइए यहाँ पे, जैसे पता नहीं कहाँ जाने की जल्दी हो, और जाना कहीं नहीं होगा किसी को, रहना सब ने यहीं चाहते हैं, तो जाके करेंगे भी क्या। पर फिर भी चलिए, जो जैसा चला रहा है चलाने दीजिए। हमें तो अपना इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग जो हैं वो थोड़ा ध्यान से चलाएं। तो बने रहिए मेरे साथ इस सफ़र में। आज रोशनी काफ़ी कम है, तो थोड़ा हो सकता है वीडियो आपको डार्क लग रहा हो, पर मौसम बहुत सुहाना है, बादल हैं, कभी कभी हल्की हल्की बारिश हो जा रही है। थैंक यू बेटा, कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बनी है। देखिए, मुख्य रूप से अगर हम कहीं पर भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कुछ 2-3-4 मूल बातें हैं जो देखी जाती हैं। सबसे पहला तो ये देखना चाहिए कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ क्या वो लीगल है, और अगर लीगल है तो क्या वो सेफ़ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लीगल हो तो सेफ़ हो। इसके बाद में सेकंड आता है कि अब इस इन्वेस्टमेंट पे मुझे रिटर्न कितना मिल जाएगा। ऑल्दो रिटर्न इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई आपकी किस्मत कैसी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक ही पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, उसके 4 गुना हो गए, किसी के डबल भी ना हुए। बट फिर भी
अगर हम देख समझ के थोड़ा कैलकुलेशन करके इन्वेस्टमेंट करें तो रिटर्न अच्छा आ सकते हैं, हम उसके क्लोज जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किस्मत को चेंज कर सकते हैं, बट हाँ मैं ये जरूर कह रहा हूं कि हम उसके काफ़ी क्लोज जा सकते हैं। काफ़ी लोगों का मेरे पास ये फ़ोन आता है, वो पूछते हैं भाई साहब ये इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या हम नोएडा में करें, दिल्ली में करें, कहाँ करें। मेरे को हर एक का एक ही बात मैं कहता हूँ, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, रेट जो है वो शहर से आगे बढ़ते हुए जाएंगे, यानी कि बड़े शहर से छोटे शहर की तरफ चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के अंदर जो रेट होंगे, अगर मैं पर्टिकुलर प्रीमियम सेक्टर्स की बात करूं या प्रीमियम एरिया की बात करूं, वो नोएडा में नहीं होंगे। जो नोएडा में होंगे वो शायद ग्रेटर नोएडा में नहीं होंगे, और रेट भी ऐसे ही बढ़ेंगे, दिल्ली टू नोएडा, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा, देन टू यमुना। लेकिन कैच यहां पर दूसरा है। कैच यहां पर यह है कि परसेंटेज वाइज, यानी कि कहां पे कितना गुना आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ये डिफर करता है। आप इसको ऐसे समझे कि अगर आप दिल्ली में 1 रुपया लगाते हैं तो वो 1 का 2 रुपया हो सकता है। नोएडा में आप 80 पैसे लगाते हैं तो 80 पैसे का 2 रुपये हो सकता है, या 1.80 हो सकता है। वही ग्रेटर नोएडा में अगर आप लगाते हैं तो वो वैल्यू थोड़ी कम बढ़ेगी, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो ज़्यादा बढ़ेगी। वहीं यमुना की अगर मैं बात करूं तो यमुना सिटी अभी बनाई जा रही है, एक शहर डेवलप हो रहा है, और वो जो डेवलपमेंट है वो फेक डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है सिटीज़ बनी है, लोग नहीं आए वहाँ पर। तो यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही आप ये कह सकते हैं रिस्पेक्ट का मैटर है ये एरिया। और चीफ मिनिस्टर साहब को भी पता है कि अगर भाई साहब ये डेवलप कर दिया और चमका दिया ये शहर, तो फिर बल्ले बल्ले है, क्योंकि पॉलिटिकली भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। आज देखा जाए, मैं न्यूज़ काफ़ी पढ़ता हूँ और सुनता भी हूँ, तो मैं एक बड़ा अच्छा एनालिसिस देख रहा था। अभी जो नया ताइवान और चाइना का और जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि भाई 65% जो चिप है वो ताइवान बनाता है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो इन केस अगर चाइना कब्जा कर लेता है तो ये अमेरिका के लिए और वर्ल्ड वाइड बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई और रिजर्व तो है नहीं। तो चाइना अगर उसको कंट्रोल कर लेगा तो ऑलमोस्ट जो बिगेस्ट मार्केट ऑफ चिप जो है वो उससे कंट्रोल में आ जाएगा। चिप आजकल हर जगह लगती हैं, चाहे वो कार हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे फोन हो, हर चीज के अंदर आज के टाइम पर आपको चिप चाहिए, जो कि बनाता है ताइवान। अगर वो चाइना कब्जा कर लेता है तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं उस न्यूज़ पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं कोई न्यूज़ एनालिसिस नहीं करता हूं। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर, तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ये बात पहले ही एनालाइज कर ली है कि भैया हमें तो चिप खुद बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए डेडिकेटेडली एक एरिया अलॉट किया हुआ है नोएडा के अंदर, जहां पर ऑलरेडी साउथ कोरियन, ताइवानी और अलग अलग कंपनीज को जमीन दी जा चुकी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ चिप मैन्युफैक्चर करेंगी। ये है बहुत शानदार बात। तो हम लोग प्लान करके चल रहे हैं। मैं मानता हूं आज अभी इस वक्त हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, हम बाहर से मंगवाएंगे, बट ठीक है, कभी ना कभी तो किसी ना किसी को स्टेप लेना है। वो स्टेप इंडिया में लिया जा चुका है, और वो स्टेप यमुना सिटी पे लिया गया है। तो मैं इसलिए नहीं बोलता कि यमुना के अंदर इन्वेस्टमेंट बेस्ट है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट आ रहा है। ना भैया, सिर्फ एयरपोर्ट नहीं आ रहा है, वहां पर बहुत बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और मैं आज की जो ट्रिप है इसमें ले जाके आपको दिखाऊंगा कि कैसा डेवलपमेंट वहां पे हुआ है। तो ये जो आज का ट्रिप है, ये 2 चीजें हमारी जो हैं वो पूरी करेगा। एक तो कि भाई डेवलपमेंट उस एरिया में कैसा हो गया, क्योंकि आज हम जो विजिट कर रहे हैं वो 29 और 32 सेक्टर विजिट कर रहे हैं। टाइम मिला तो 10 सेक्टर को भी हम कवर करेंगे। तो वहां पर कैसा डेवलपमेंट चल रहा है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, क्योंकि हम जितने भी यहाँ के रियल एस्टेट के एनालिसिस करने वाले हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, वो गाते जा रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो वो आ रहा है नहीं आ रहा, मैं आज आपको दिखा दूंगा। प्लस
आज हम उन यूनिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। तो ये दोनों चीजें आज हम कवर करेंगे। ये इसका मकसद मेरा ये है कि भाई कहीं ऐसा ना सारी बातें हवा में हो रही हो, लोगों को लगता है यार इतनी, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट सिर्फ यहाँ से तो आ नहीं रहा नोएडा से, और रोज रोज कोई जा नहीं सकता इतनी दूर एरिया में। अभी तो दूर ही लगता है, कुछ दिनों बाद तो खैर ये बड़ा आसान हो जाएगा, पर ग्राउंड पर हो क्या रहा है ये पता होना बहुत जरूरी है। तो यमुना एक्सप्रेसवे में अब हम एंटर कर रहे हैं। सेक्टर 29 और 32 के लिए स्ट्रेट कट बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये बहुत ही सुंदर, सिस्टमैटिकल और एक खूबसूरत हाईवे बनाया है। अब मैं और स्टेट्स में जाता हूं तो मुझे थोड़ा गर्व होता है कि यार हाँ, यूपी में हमारे पास जो है बहुत अच्छे हाईवे हैं। पहले ऐसा नहीं था, टूटी फूटी रोडें होती थी। मुझे याद है जब मैं बरेली जाया करता था, फ्रॉम मेरठ टू बरेली, तो मैं गाड़ी का ये कोशिश करता था कि किसी तरह से एक टायर जो है वो गड्ढे में ना जाए। मतलब एक तो जाना ही जाना है, कम से कम एक टायर बचा लो जो गड्ढे में ना जाए। इतनी खराब हालत होती थी। लेकिन अब रोड्स और एक्सप्रेसवे काफी अच्छे बन गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी सरकार में सब कुछ हुआ है, सभी सरकारों ने कुछ ना कुछ योगदान दिया है, बट इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भाई गडकरी जी के राज में तेजी तो आई है। भाई ये एक्सप्रेसवे एक और बात के लिए भी जाना जाता है, वो है इसके एक्सीडेंट्स के लिए। IIT कानपुर और काफी सारे इंस्टीट्यूट्स ने, IIT दिल्ली वगैरह ने और भी काफी इंस्टीट्यूट्स ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके ऊपर सर्वे किया कि भैया यहाँ पर ऐसा हो क्यों रहा है। भाई उनके एनालिसिस उनके साथ में है, काफी सारी रिपोर्ट्स आई हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं आप, और मैं उस पर बहुत लंबी बातचीत कर भी सकता हूँ। परंतु मुझे जो लगा इसके बारे में, जो लगा इस एक्सप्रेसवे के बारे में, मुझे लगा जो इसकी खासियत है वही इसका डीमेरिट बन गई, यानी इसकी मेरिट से इसकी डीमेरिट बन गई। एक तो ये एक्सप्रेसवे जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा, कोई टर्न्स नहीं है, तो जो आपका विजन है वो चेंज नहीं होता। इसमें कोई गड्ढे वड्ढे भी नहीं है, बिल्कुल सपाट एकदम सीधी रोड है। अब जो मुझे लगता है इस एक्सप्रेसवे पे आप कितनी भी गाड़ी स्पीड चला लो, ऑल्दो स्पीड से नहीं चलानी चाहिए भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भैया यहाँ पर रेस करो, पर आप कितनी भी स्पीड से चला लो आपको लगेगा ये कि गाड़ी चल ही नहीं रही। कभी कभी तो 100 की स्पीड में ऐसा लगता है इस एक्सप्रेसवे पे कि कहीं बैलगाड़ी बगल से निकल के आगे ना निकल जाए। और ये फैक्ट है, आप देखना इस पे गाड़ी चला के, अगर किसी ने चलाई है तो वो मेरे बात से इत्तेफाक रखेगा, और जिन्होंने नहीं चलाई है वो चला के देखें, आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप 100 पे 80 पे है या किस पे, सब एक सा लगता है। आप 80 पे हो, आसपास की जो गाड़ी निकलती है उसके बाद स्पीडोमीटर पे आप नजर डालते तब आपको पता चलता है कि आपकी एक्चुअल में स्पीड है कितनी। अब इससे होता क्या है भाई, मैं अपनी बता देता हूँ, और जो मैंने लोगों से बातचीत करी है उसके बारे में बता देता हूँ। बाकी तो भाई देखो, एक्सपर्ट्स तो अलग लोग हैं, हम तो है नहीं इस चीज़ के एक्सपर्ट। नींद आने लगती है, सब कुछ बहुत स्लो हो जाता है, दिमाग एकदम स्लो हो जाता है, कोई विजन चेंज नहीं हो रहा, कोई व्यू चेंज नहीं हो रहा, कोई एंगल चेंज नहीं हो रहा, गाड़ी को कहीं टर्न नहीं लेना, गाड़ी ने कहीं झटके नहीं लेने। तो जो दिमाग के अंदर गाड़ी में चलाते हुए सतर्कता रहती है, कॉन्शियस माइंड में जो आपको अवेक रखता है, ये ध्यान रखता है कि भैया आप गाड़ी चला रहे हो, वो यहाँ पे आके एकदम जीरो रहती है, शून्य। आपको लगता ही नहीं आप कार चला रहे हो। और ऐसा मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, तो उन्हें पता ही नहीं था वो गाड़ी चला रहे हैं, जबकि लगी नहीं एक्सप्रेसवे है, दबाट कह रहे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी कोई जा रहा है तो टक्कर लगे, तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो भैया मेरी तो यही हाथ जोड़ के विनती है, जो भी इस एक्सप्रेसवे पे आ रहा हो, भैया जगते हुए आना, बात करते हुए आना, सोचते हुए नहीं,
किसी से कोई ना कोई वार्तालाप करते हुए जरूर आना, चाहे अपने आप से ही जोर जोर से बात कर रहे हो, पर भैया अपने इस कॉन्शियस माइंड को शून्य मत होने देना, वरना कुछ पता नहीं कब आई झपकी और कब हुआ काम तमाम। तो रोड पे ये बड़ा ध्यान रखने की बात होती है कि आप जो है वो बहुत सोच समझ के चलाएं। जहाँ पे आपको ये ब्लू कलर का डायरेक्शन या डिस्टेंस बोर्ड मिलता है, अब ये नज़दीक आएगा तो और आपको साफ नज़र आएगा। मैं थोड़ा सा दूर से इसलिए बता रहा था जिससे कि थोड़ी क्लैरिटी रहे। अगर हम इस बोर्ड की बात करें जहाँ पे ये डिस्टेंस लिखा हुआ है कि आगरा कितना दूर है, मथुरा कितना दूर है, अलीगढ़ कितना दूर है, इस बोर्ड के बिल्कुल बाद से कट आता है सेक्टर 29 और 32 के लिए। तो इसे आप एक ऐसा लैंडमार्क या एक समझ सकते हैं कि इस तरह का इंडिकेशन है कि अब जो है सेक्टर 29 के लिए रोड जो है वो आ गई है। इसकी दूसरी निशानी ये है कि इस बोर्ड के एकदम बाद रोड जो है थोड़ी सी ऊंची हो जाती है, क्योंकि नीचे से एक अंडरपास बना हुआ है जो कि गांव फलैदा के लिए जाता है। तो अथॉरिटी ने वो बना रखा है, उसके लिए इस रोड को थोड़ा यहाँ से ऊंचा किया है और उसके बाद में एकदम से हमें लेफ़्ट टर्न लेना होता है। थोड़ा ध्यान से लीजिएगा क्योंकि रोड पे सबको नहीं पता कि यहाँ पर कोई लेफ़्ट टर्न है, तो गलती होने के चांसेस हैं। थोड़ा जल्दी इंडिकेटर दे दीजिए और धीरे धीरे गाड़ी को घुमा लीजिए। अब ये ट्रक वाले भाई साहब खड़े हैं, जाने इन्होंने क्यों रोड ब्लॉक कर रखी है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी हटेंगे भाई साहब भी। ये देखिए यहाँ से ये टर्न आ जाता है और हम ये लेफ़्ट टर्न ले लेते हैं। काफ़ी सारी पहचान है इसकी। अभी यहाँ पर टोल वोल कुछ बना नहीं है, लेकिन टोल ऑब्वियसली बनेगा ज़रूर कभी ना कभी। तो अब हम सेक्टर 29 की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे टोल बनेगा। लेफ़्ट में अगर आप देखेंगे तो ये रोड जो है वो फलैदा की तरफ जा रही है। ये देख रहे हैं एक बाइक वाले भाई साहब जा रहे हैं, यहीं से अंदर से रोड जा रही है। और टन हम एंटर कर गए हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। यहीं सारे सेक्टर हैं, सेक्टर 29, 28, 32 सारे सेक्टर यहीं पे हैं। बस ये थोड़ी सी रोड जो है वो ख़राब है, अदरवाइज़ अंदर सारी रोड बहुत बढ़िया बनी हुई है। मैं आपको सब दिखाता रहूँगा, थोड़ा बहुत वाइब्रेट करे कोऑपरेट कीजिएगा। यहाँ आप आगे देखें तो ये सेक्टर 29 का लेआउट लगा हुआ है, पूरा लेआउट बना हुआ है, अथॉरिटी ने लगाया हुआ है लेआउट। आप आके यहाँ पर इन एक्चुअल अपने प्लॉट चेक कर सकते हैं कि भैया हमारा प्लॉट कहाँ पर है और कैसा है। तो ये सारा सेक्टर 29 है और इसके बाद में 32 है। अभी हम चल के देखेंगे कि कितना डेवलपमेंट हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी तो वहाँ पर जंगल होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, लेकिन देखिए अथॉरिटी ने जंगल में मंगल कर दिया है। सभी रोड्स जो हैं वो बना दी हैं, अभी भी काम चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन आप देखिए ग्रीनरी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, सर्विस लेन बन चुकी है, सिविल लाइन डल चुकी हैं, लाइट वगैरह बिजली के लिए खंबे लग चुके हैं, इवन पावर स्टेशन भी यहाँ पर बनाया जा चुका है। तो डेवलपमेंट के नाम पे मैं 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट देता हूँ यमुना अथॉरिटी को। काम बहुत तेज चल रहा है। जितनी बार भी आप यहाँ पे आओगे आपको कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट ज़रूर मिलेगा। अभी जो आप देख रहे हैं, अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर खेती हो रही है बड़ा, तो एक्चुअली में देखेंगे तो ये सारा लैंड एक्वायर हो चुका है और अथॉरिटी ने इसका पोजीशन ले लिया है। देखिए ये आ गया मेडिकल डिवाइस पार्क सेक्टर 28। यहाँ पर भी काम चलना शुरू हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए
ये मेडिकल डिवाइस पार्क का अथॉरिटी ने बोर्ड लगा दिया है और यहाँ पर काम चालू हो चुका है। ये अथॉरिटी ने मेडिकल डिवाइस पार्क, ये देखिए एवरी डायमेंशन की फैक्ट्री है, यहाँ पे बनी हुई है ऑलरेडी। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बनी हुई है। तो जो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एयरपोर्ट आ रहा है, नहीं भैया, एयरपोर्ट नहीं आ रहा है। डेवलपमेंट स्टार्ट है, फैक्ट्रियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। ये ग्राउंड पे बनी हुई फैक्ट्री है सेक्टर 32 के अंदर। और अभी मैं आपको सेक्टर 29 में दिखाऊंगा कि 29 में क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है। ये रोड आ रही है, जिस रोड से अभी हम आए हैं, ये सेक्टर 29 है। इसके अंदर देखिए आप कितना डेवलपमेंट चल रहा है। ये एक्चुअल आप देख सकते हैं कि कितनी फैक्ट्रियों में काम चल रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट हो रहे हैं और रेट जो है वो खामा बढ़ रहे हैं। रेट ऐसे ही नहीं बढ़ रहे हैं। दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं और वो बनने के कागार पे आ चुकी हैं। ये साइड में आपका एवरी डायमेंशन मैंने अभी आपको दिखाया था। मैं थोड़ा और साइड में आता हूँ और इसके बगल में 29 के अंदर काफ़ी फैक्ट्रीज आ रही हैं। जो मेरे को सुनने में आया है वो आया है कि कुछ बिस्किट की कंपनीज़ हैं, कुछ और कंपनीज़ हैं जो यहाँ पर आ रही हैं। ये पैकेजिंग की कंपनी है, 50,000 स्क्वायर मीटर में बनी हुई है। हो सकता है डायमेंशन चेंज हो, बट इन एक्चुअल अगर देखा जाए तो ये अलग अलग तरह की कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पे आ रही हैं। तो दोस्तों डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। रोड्स वगैरह अगर आप देखेंगे तो सब बन चुकी हैं, सर्विस लेन बन रही हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर चुकी है अथॉरिटी। अभी भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चलता जा रहा है। रोज़ एक नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप देखिए, अगर आपका थोड़ा दूर कर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे वीडियो में, तो पीछे फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, बाउंड्री वॉल्स बन रही हैं। अब इनके साथ में अच्छी बात क्या है कि अथॉरिटी ने ये भी बोला हुआ है कि भैया आपको फंक्शनल करना ज़रूरी है। अब मैं आपको जो फैक्ट्रीज दिखा रहा हूँ सेक्टर 29 के अंदर हैं ये, और देखिए कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ये बन रही हैं और कितना बड़ा इंफ्रा डेवलप हो रहा है यमुना अथॉरिटी के अंतर्गत। ये छोटी चीज़ें नहीं हैं। यूं ही नहीं हम आपसे कह रहे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है बहुत फ्रूटफुल रहेगा। यूं ही नहीं कह रहे कि यमुना सिटी जो है वो एक ऐसी सिटी बनेगी जिसके बारे में हम बाद में अपने बच्चों से बात करा करेंगे कि हाँ भैया, एक ये जो शहर यमुना, इसमें हमने भी इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टमेंट किया था। आज बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। मैं बिल्कुल ये मान के चलता हूँ कि ये इनिशियल स्टेज है, बिल्कुल शुरुआत है। आप फैक्ट्रियाँ देखिए, एक फैक्ट्री ख़त्म नहीं होती, उसके बाद में दूसरी फैक्ट्री शुरू हो जाती है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री। अब इनके लोग बाग कहाँ रहेंगे, ये कहाँ खाने जाएंगे, ये कहाँ बसेंगे, ये कहाँ से कम्यूनिट करेंगे, ये सारी चीज़ें यही एरिया इनको देगा। अगर आप मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो वहाँ पे अभी इतना डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन फैक्ट्रियाँ आती चली जा रही हैं। दिन बर दिन, हफ्ते बर हफ्ते, महीने बर महीने यहाँ पर कुछ ना कुछ होता जा रहा है। मैंने और आपने हमने सुना ही है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट हुए हैं जिनके रिटर्न जो थे वो बहुत हाई थे, पर ये मौका ऐसा है जिसमें हम करके देख सकते हैं। ये देखिए सेक्टर 29 की फैक्ट्रीज में दिखा रहा हूँ आपको, एक्चुअल ग्राउंड पे दिखा रहा हूँ आपको। ये आज 6 तारीख है, 6 अगस्त 2022 का है ये डेवलपमेंट सारा। अब इसके बाद जब मैं अगले हफ्ते फिर से आऊँगा तब आप देखिएगा यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है। डेढ़ से पौने 2 बीघे ज़मीन है ये। इसको छोड़ के चलना है बाबा को, घर के बुजुर्ग हैं ये। 2 साइड है ये ज़मीन, एक साइड ये आती है, ये रोड जा रही है, ये गांव की मेन रोड है, और एक रोड जा रही है ये वाली। इस तरह की ज़मीन के अंदर बहुत सारे यूज़ेस बनते हैं। इनके अंदर आने वाले टाइम के अंदर तो
ओयो रूम वगैरह भी बन जाते हैं। बट अभी फ़िलहाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रेजिडेंशियल स्पेस बनता है जो कि बहुत अच्छा रेंटल रिटर्न देके जाते हैं। ये रोड जा रही है आपकी, तो यहाँ पर इस तरह के जो अब ज़मीनें हैं आबादी की वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं और अच्छे रेटों पे सेल हो रही हैं। तो ये ज़मीनें जो हैं इस वक्त लोग बाग जो है एक्वायर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना लैंड बैंक क्रिएट कर रहे हैं। इन लैंड बैंक के साथ में रेंटल इनकम और आगे आने वाले टाइम के अंदर और भी बहुत तरह के यूजेस क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोदाम बन सकते हैं, इस तरह की फैक्ट्रीज नॉन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज़ बन सकती हैं। रहने का स्पेस तो है ही, क्योंकि जितनी भी मैंने अभी आपको फैक्ट्रीज दिखाई उनके लिए जो रेजिडेंशियल स्पेस बनेंगे वो सब इन्हीं जगहों पे आके बनेंगे, क्योंकि बाहर के सेक्टरों में इतना ज़्यादा रेजिडेंशियल कैपेसिटी नहीं है। वहाँ पर तो सिर्फ़ और सिर्फ कोठियाँ बन सकती हैं, तो उनका एक अलग आप कह सकते हैं यूज़ केस है और इसका अलग यूज़ केस है, तो इनको देखा जा। तो ये वाला लैंड है, आपने देखा ये लैंड है वो, तो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा नीचे, और यहाँ नीचे भी स्क्रीन पे भी आएगा। आप उसमें आप इसके क्या क्या लैंड यूज़ हो सकते हैं, क्या क्या हम यूज़ केस के बना सकते हैं, मैं आपसे सारा डिस्कस करूँगा। आप देखिएगा, समझिएगा, और बहुत अच्छा लैंड है ये। यहाँ पे आबादी आ जाती है। ये जो रोड मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ये रोड आ रही है मेन, जो कि अपनी आगे आके इंडस्ट्रियल जो रोड है उससे मिल जाती है। आबादी के बिल्कुल बाहर है, गांव की आबादी यहाँ ख़त्म हो जाती है। ये देखिए अब गांव की आबादी ख़त्म हो गई है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अब जो है अलग अलग तरह के ऑप्शंस क्रिएट होंगे इंडस्ट्रियल्स के लिए, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आएंगी उनके लिए ना केवल रेजिडेंशियल बल्कि उनको सपोर्ट करने वाले जो वेंडर्स हैं उनके लिए भी ये लैंड बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, अभी बहुत अच्छे रेट में आ रही है। मुझसे जल्दी संपर्क कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लैंड इसका सेल आउट हो चुका है। ये सोल्ड हो चुका है लैंड, करीब 6.5 बीघे यहाँ पर ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है। ये एक छोटा पैच बचा है, इसे तुरंत लेने के लिए आप मुझसे संपर्क कीजिए, जल्दी कॉल कीजिए मुझे। तो दोस्तों आज आपको मैंने अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाई, ना केवल मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई, बाकी मैंने आपको ग्राउंड रियलिटी भी दिखाई कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट और किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि ये नई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों पे पहुँचेगी। जितने लोगों पे पहुँचेगी वो ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। और कमेंट करके आप जो भी जानना चाहते हैं वो पूछिएगा मुझसे, मुझे कोई परहेज नहीं है। जो भी आप मुझे कमेंट करेंगे मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं मुझसे कॉल करके बात करना, वो भी अवेलेबल है। मैं नंबर यहाँ पर आपको डाल दूंगा, ये नंबर आपको दिखता रहेगा, आप इस पर कॉल कीजिए और सारी डिटेल लीजिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहा और आपका इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे प्रोत्साहित करते रहिए। मैं नए ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटी लाता रहूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। शुक्रिया।